आज हम बात करेंगे भारत में वाई डू फैमिली बिजनेस डिसइंटीग्रेट। ये फैमिली बिजनेस क्यों डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसके क्या कारण हैं। पहली जनरेशन बड़ी मेहनत करके, बहुत टाइम डिवोट करके, बहुत एफर्ट्स लगा करके सिंसियरिटी के साथ बिजनेस को खड़ा करती है। मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करता हूं। वर्ल्ड वाइड जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो पहले 5 साल में लगभग 90 से लेकर के 92% तक क्लोज हो जाते हैं। भारत में ये डेटा थोड़ा कम है। भारत में जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं उनमें से पहले 5 साल स्टार्टअप चलता है। यह डेटा लगभग 70% है और विदेशों के मुकाबले में। भारत में समस्या आती है जब बिजनेस चलने लगता है और बिजनेस बड़ा हो जाता है तो हम उस बिजनेस को फैमिली बिजनेस में कन्वर्ट करके और मेहनत से प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कुछ कारण हैं और उनमें सबसे पहला कारण आता है पुअर सक्सेशन प्लानिंग। जब बिजनेस चलता है तो हम प्रॉपरली सक्सेशन उत्तराधिकार की तैयारी नहीं करते हैं। जो जिस बिजनेस को चलाता है वही अपने बच्चों को बिजनेस देता है। अब उनमें बहुत सारी कॉम्पिटेंसी हैं या नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी पर ध्यान नहीं करता है और उससे बिजनेस में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन आता है लैक ऑफ ट्रस्टेड एडवाइजरी, कि वो अपने साथ जो ट्रस्टेड एडवाइजर्स हैं, जो सलाहकार हैं, उनको नहीं रखता है। वह उनको रखता है जो उसकी तारीफ करते हैं, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वह यस मैन को। तो वो लॉयल्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगता है रादर देन टैलेंट के, कि हमें क्या टैलेंट की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ बिजनेस हाउसेज में कल्चर ऑफ नेपोटिज्म डेवलप हो जाती है, चाटुकारिता बढ़ती जाती है। नंबर 3 पर आता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। जब बिजनेस बड़ा होता है, यह संसार का नियम है कि 2 भाई हैं तो वो अलग होंगे, बाप बेटे से भी अलग हो सकता है, तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि पूरे बिजनेस को वो एकदम कहीं से कहीं ले जाता है और बिजनेस बंद होने के कगार तक मैंने जाते देखे हैं। और इसके कई सारे बड़े घरानों के उदाहरण हैं। आप यदि आज पुराने बिजनेस हाउसेस को देखें तो उनमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। वो चाहे आप डीसीएम को लें, मोदीज को लें, बिड़लास फैमिली को लें, आप और बहुत सारी फैमिलीज को देख लीजिए। तो जितनी भी ये बड़ी फैमिलीज हैं जो फैमिली रन बिजनेस हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नंबर 3 पर काफी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। आप यदि देखेंगे तो भारत का यह डेटा बहुत तेजी से बढ़ता है और जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो बिजनेस को डुबा देता है। नंबर 4 पर आता है डिफरेंस विजन्स बिटवीन जनरेशंस। जो ग्रैंडफादर का विजन था वो फादर का विजन उसको सपोर्ट करता, लेकिन ग्रैंडसन का या ग्रैंड डॉटर का विजन उसको सपोर्ट नहीं करता। तो दोनों के विजन में डिफरेंस बहुत आ जाता है और वो उस विजन को सपोर्ट नहीं करते हैं, अपना विजन डेवलप करने लग जाते हैं, जिससे बिजनेसेस को या बिजनेस हाउस को बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज वर्तमान में आप इन चीजों को देखेंगे और वो विजन उनके बहुत सारे तरीकों से होते हैं। कई बार गवर्नमेंट सपोर्ट भी उस विजन के कारण बदलती जाती है। मैंने कई ऐसे बिजनेस हाउसेस देखे हैं जो एक गवर्नमेंट आती है तो बहुत सक्सेस होते हैं और जब वो गवर्नमेंट चली जाती है तो वह बिजनेस हाउसेस फेल होने के कगार पर आ जाते हैं। तो उनका पॉलिटिकल अटैचमेंट या डिफरेंट विजन्स दोनों ही उसमें जिम्मेदार होते हैं। नंबर 4 आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। वो अपने आने वाली जनरेशंस को वो उतनी एजुकेशन, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग मजबूत नहीं करते और जिससे वो पुराने ढर्रे पर, क्योंकि बदलाव समाज में आता है, मार्केट में आता है, सर्विसेज में आता है, प्रोडक्ट मिक्स में आता है, वो उस बिजनेस को डेवलप करने में लगे रहते हैं। उन्हीं अपनी स्टाइल को, पुराने ढर्रे को काम करते हैं और प्रोफेशनलिज्म को एडॉप्ट नहीं करते हैं। और
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ करके बिजनेस को नुकसान होता है और इससे देश का भी नुकसान होता है। इसके अलावा वो अपनी जेनरेशंस को नर्चर करने में, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम अपने बिजनेस की होती है तो बिजनेस को टाइम देते हैं, लेकिन अपनी जेनरेशंस को ठीक से नर्चर नहीं कर पाते हैं और उसका जो खामियाजा है वो फिर बिजनेस को भुगतना पड़ता है। मैं इसका भी कुछ उदाहरण देता हूं। नंबर 1 है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े घराने हैं उनके बच्चों में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक उनका एडवांस एजुकेशन फॉरेन में जाकर के ना हो या जो प्रोफेशनली मैनेज इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ना हो या प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोगों के साथ उनकी नर्चर ना हो, तो वो उतना अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं जितना बिजनेस डेवलप हो चुका होता है और फिर बिजनेस को लॉस होता है। नंबर 2, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वह बच्चों को ठीक से नहीं समझाई जाती है, अगली जनरेशंस को वह बैकग्राउंड ठीक से नहीं समझाती है और वो अपनी कुछ वैल्यूज, अपने कुछ सिस्टम्स, अपना कुछ फ्रेंड सर्किल डेवलप करके और बिजनेस से पैसा साइफन करके उन कामों की पूर्ति करते हैं जिससे बिजनेस को दिक्कत होती है। नंबर 3, इसी में जो नर्चर में आता है वो है फैमिली वैल्यूज इन नेक्स्ट जनरेशंस। जो पेरेंटल वैल्यूज हैं, जो बिजनेस वैल्यूज हैं, उनको वैल्यूज को और इथिक्स को नई जनरेशन ठीक से पूरी टीम के साथ ना तो अपने में डेवलप कर पाती है और ना ही वो अपने जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनकी टीम है, उनमें वो डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि वो डेवलप हो जाता है नेपोटिज्म में और नेपोटिज्म कभी भी वैल्यूज पर बेस नहीं होता है। वो लॉयल होते हैं एक इंडिविजुअल के प्रति, दे आर नॉट लॉयल टू द बिजनेस, दे आर लॉयल टू द इंडिविजुअल जेंटलमैन। उसकी वजह से बिजनेस हाउसेस को बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो बिजनेस हाउसेस इंडिया में हैं वो 5 साल तक चलते हैं, 10 साल तक चलते हैं, उसके बाद बंद होने लगते हैं। अब वो करते क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है, उसको जानना जरूरी है। नंबर 1, वो अनक्वालिफाइड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हायर पोजीशंस पर एस्टेब्लिश कर देते हैं या जो उनके अपने वेल विशर्स हैं उनको हायर पोजीशंस पर डेवलप कर देते हैं और फिर वो वहां बैठकर कंट्रोल करने लगते हैं रादर देन बिजनेस को सपोर्ट करने की। वो बिजनेस को नहीं समझते, वो लॉयल्टी को समझते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू रन द बिजनेस बट दे नो वेल हाउ टू प्लीज दैट जेंटलमैन। दूसरी बात जो यहां सबसे बड़ी बात आती है कि जो नॉन क्वालिफाइड हैं उनकी वजह से जो टैलेंटेड टीम के मेंबर्स हैं वो छोड़कर बिजनेस चले जाते हैं। यह बिजनेस का टैलेंट का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बिजनेस में जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है लॉयल्टी वर्सेस टैलेंट, तो कभी कभी नेपोटिज्म की वजह से लॉयल्टी हावी हो जाती है और टैलेंट छोड़कर चला जाता है। दूसरी गलती जो होती है, जो ओनर हैं या जो सीनियर पोजीशंस पर लोग बैठे हैं वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं रादर देन विजनरीज कि मेरा विजन क्या होना चाहिए। वो जो छोटे काम है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाला काम वो करते हैं और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनका विजन भटक जाता है, वो फोकस्ड नहीं रह पाते हैं और बिजनेस डिटोरिएट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नंबर 3 जो वो गलती करते हैं वो है वो पावर सेंटर्स बन जाते हैं और पावर को कंट्रोल करने लगते हैं, डेलीगेट नहीं करते हैं, जिससे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग गलत होती चली जाती है। या तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है या ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इतनी बढ़ जाती है कि समय निकलने के बाद डिसीजन होता है। तो हमें इस तरह के बिजनेस हाउसेस में क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं, यह आज भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है। उन चैलेंजेस को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पर आता है लैक ऑफ रोल क्लैरिटी। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। जो बिजनेस का मालिक होता है वही एचआर भी संभालता है, वही फाइनेंस भी संभालता है, वही मार्केटिंग भी संभालता है, वही अकाउंट भी संभालता है, वो शॉप फ्लोर भी संभालता है।
एक आदमी इतने चीजों का एक्सपर्ट या उसकी कॉम्पिटेंसी इतने सारे सब्जेक्ट में एक साथ सिस्टमेटिकली प्रोफेशनली नहीं हो सकती। तो यह सबसे बड़ा इंडियन बिजनेसेस का फेलियर का कारण बनता है, नंबर 1। और जब उसको क्लैरिटी नहीं होती है तो वह उन लोगों को लाइक करता है जो उसकी बात करते हैं, क्योंकि उसकी ईगो उन सिस्टम्स में टकराने लगती है और वो ईगो को फुलफिल करने के लिए राइट डिसीजन की जगह रॉन्ग डिसीजन में कन्वर्ट होने लगता है। नंबर 2, इन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां प्रोफेशनलिज्म डेवलप नहीं होता है, टैलेंट की जगह नेपोटिज्म घुस जाता है, उनमें इनोवेशन को जगह नहीं मिलती है। दे डू नॉट अलाउ द न्यू इनोवेशंस। वो नए आविष्कार, नई चीजें, कुछ नया करना, नया प्रोडक्ट लाना, नई सर्विस को लाना, वो पुराने ढर्रे को ही चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो आज नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना तो उसका वो बेनिफिट लेते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल अब्यूज कहलाता है। या दूसरा एक और है कि जो आज नई रिक्वायरमेंट है न्यू जनरेशंस की, वो उसको फील नहीं कर पाते हैं और वो सर्व नहीं कर पाते हैं, तो बिजनेस अचानक से बैठ जाता है। नंबर 3 इसी में कि दे डू नॉट हैव द फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर रेम्यूनरेशन। उनका जो स्ट्रक्चर है वो उनके नेपोटिज्म के हिसाब से, उनके फेवरेटिज्म के हिसाब से डेवलप होता है। उनके अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस उनका कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस पर डिपेंड नहीं होता, जिससे मनी साइफन तो रहता है लेकिन मनी जनरेट होना बंद हो जाता है। ये एक बड़ा रीजन है कि वो अपने बिजनेस को एक परमानेंट जो नीड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं वह नहीं दे पाते हैं। वह स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाते हैं और अपने हिसाब से फिट करते हैं, तो यह एक बड़ा नुकसान बिजनेस को वो देते हैं। नंबर 4 है मिसमैच इन अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट, ये वहां क्लैरिटी नहीं होती है, तो वहां हमेशा उसके पास काम बहुत ज्यादा होता है, उसके पास बिल्कुल काम नहीं होता है, और जिसके पास काम नहीं होता है वो पुअर पॉलिटिक्स फिर खेलने लग जाता है, पावर सेंटर बन जाता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करता है। यह है आज जो फैमिली बेस्ड बिजनेस है, जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, उनमें देखने को बहुत मिलता है। और फिर उन लोगों की ईगो इतनी बढ़ जाती है कि वो जो टैलेंट है वो या तो छोड़ जाता है या क्रश हो जाता है। और एक और जो चैलेंज है जो इन बिजनेस हाउसेस में मिलता है, वहां कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल नहीं होता। कम्युनिकेशन इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। वहां जो स्मार्ट लोग हैं, जो चापलूस लोग हैं, वो आगे आकर के अपनी बात को या कभी कभी दूसरे के वर्क को अपना वर्क दिखाकर क्रेडिट लेने की बात करते हैं। तो फॉर्मल जो चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत नुकसान होता है। मैंने कई ऐसे हाउसेस देखे हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन की वजह से, और मैं ये बार बार कहता हूं कि कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भारत में भी और भारत के बाद संसार के विश्व पटल पर भी फेल होते हैं। कम्युनिकेशन इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बिजनेस हाउसेस। अब हमें करना क्या चाहिए, या जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको इस कमी को दूर करने के लिए करना क्या है। प्रॉब्लम तो हर कोई बताता है, सॉल्यूशन कोई नहीं बताता है। तो आज हम बात करते हैं कि करना क्या है, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नीड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा करें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, मेरी नीड नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। तो वह हम एक एक्सपर्ट जो इन चीजों के हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे के साथ बैठ करके अपने स्ट्रक्चर को समझ करके, अपनी टेक्नोलॉजी को समझ करके, आपकी या सर्विस इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कोई प्रोफेशन है, उनको समझ करके एक स्ट्रक्चर खड़ा करना और उसे एक पीरियोडिकली रिव्यू करना। क्योंकि बिजनेस घटता और बढ़ता रहता है तो उसका रिव्यू होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक और स्ट्रक्चर बना लिया वो 100 साल चलेगा, नहीं। हो सकता है कि अगले 2 साल में मेरे 2 प्रोडक्ट मिक्स और आ जाए और मुझे नया प्रोडक्ट
डिजाइन करने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत पड़े तो मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नंबर 2, आज जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है वो किसी काम की ज्यादा हो सकती है कि मैं यदि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग की या सर्विस डिपार्टमेंट की ज्यादा वैल्यू होगी रादर देन मार्केटिंग के। तो मुझे अपने स्ट्रक्चर को बिजनेस के हिसाब से रीडिजाइन करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, टैलेंट की वैल्यू करें। वी मस्ट वैल्यू द टैलेंट। वो मेरा रिलेटिव है या मेरा रिलेटिव नहीं है, वह मेरा फ्रेंड है या नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत लॉयल है या बिजनेस का लॉयल है। सम पीपल आर लॉयल टू द बिजनेस, नॉट लॉयल टू द पर्सन। तो लॉयल्टी की जगह आपको टैलेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जब तक आप टैलेंट को ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे तो आप टैलेंट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पर आता है मैच्ड बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप पहले सबका जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन कीजिए, अपने एचआर डिपार्टमेंट को मजबूत बनाइए, और चाहे वो एक आदमी रखिए, 2 रखिए, अपना खुद करिए, लेकिन एचआर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है। उसकी क्लैरिटी यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो और हर किसी का रोल पोजीशन के हिसाब से फिक्स हो, आदमी के हिसाब से नहीं। आदमी का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन स्किल का या कॉम्पिटेंस का होता है। और जब आदमी के बिहेवियर की प्रॉब्लम आती है तो बिहेवियर की वजह से आदमी बाहर जाता है। यह बात हर बिजनेसमैन को समझना बहुत जरूरी है। तो हमें रेस्पेक्ट करनी है टैलेंट की। नंबर 4 है अलाउ इनोवेशंस। मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, कस्टमर नीड बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, कस्टमर नीड नई नई आ रही है। तो आपको जब तक न्यू इनोवेशन नहीं करेंगे, एक चीज को आज का युवा वर्ग बहुत दिनों तक लाइक नहीं करता, तो आपको इनोवेटिव आइडिया देना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करना, न्यू सर्विस डेवलपमेंट की बात करना, न्यू आइडियाज को प्रमोट करना अपने बिजनेस में बहुत जरूरी है। नंबर 5 जो काम करना है वह है न्यूट्रल मेंबर इन बोर्ड। जो आपका टॉप डिसीजन मेकिंग पावर है वह आप अकेले हैं या आपके घर वाले हैं, उनमें एक आदमी न्यूट्रल रखिए जिसको बिजनेस से की पकड़ बहुत अच्छी हो, वो अपने एरिया का एक्सपर्ट हो, लेकिन आपकी फैमिली से रिलेटेड ना हो, क्योंकि वो फैमिली से रिलेटेड होगा तो फैमिली के हित को ध्यान पहले रखेगा। और यदि वो फैमिली से अनरिलेटेड होगा और हाईली प्रोफेशनली मैनेज्ड कल्चर का आदमी होगा तो वो आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम को समझेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एडवाइस करेगा। वह आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बात नहीं करेगा। आज जो वर्तमान में प्रॉब्लम है वो डायरेक्टर लेवल पर जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो बिजनेस में टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, वो उनमें न्यूट्रल मेंबर्स का होना, प्रोफेशनल्स का होना बहुत आवश्यक है। मैंने अपने पिछले 40 सालों के अनुभव में बहुत सारे बिजनेस इसीलिए फेल होते देखे हैं कि उनके न्यूट्रल मेंबर नहीं होते हैं। वो उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं जो उनके यसमैन होते हैं या उनकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। वो बिजनेस को बॉदर नहीं करते, इसलिए बिजनेस फेल हो जाता है और ईगो बड़ी हो जाती है। आपको यदि बिजनेस को डेवलप करना है तो आपको कुछ लोग ऐसे अवश्य अपने साथ रखने होंगे जिनकी वजह से मुझे मेरे पर्सनल ईगो का कभी कभी क्लैश हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जिनका आपसे हित नहीं, जिसका बिजनेस में हित है, इस कंट्री के साथ सपोर्ट है, इस देश को जिसको प्यार है, वह देश के हित में, आपके बिजनेस में हित में आपको एडवाइस करेगा, वो आपकी ईगो शांत करने के लिए नहीं। इसीलिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं उनमें आती है। और ये मैं बहुत सारे हाउसेज में, किसी हाउस की नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे हाउसेज में मैं व्यक्तिगत रूप से मिल करके, देख करके समझ चुका हूं, देख चुका हूं, और इसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान होता है और बाद में वो पछताते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। नंबर 6 पर आता है रिमूव व्हाई यू नॉट मी सिंड्रोम। फैमिली बेस्ड बिजनेस में यह सिंड्रोम बहुत चलता है, व्हाई यू नॉट मी, आप ही क्यों, मैं क्यों नहीं।
उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म डेवलप करें। whosoever is competent he will deal with that position। आप पोजीशन पर वर्क के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंसी, उसके स्किल सेट कीजिए। आदमी उसमें कौन फिट बैठेगा, वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यह बाद का विषय है। पहले, सबसे पहले आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि यह जितने भी मीडियम स्केल के लोग हैं जो अपने बिजनेसेस चला रहे हैं और जिनके बिजनेसेस में ये प्रॉब्लम आने लगी है, वो इस वीडियो को देख करके, समझ करके और अपनी आपका एनालिसिस करके प्रोफेशनल्स को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बड़े लेवल पर विजुअलाइज करके उसका एनालिटिकल सब्जेक्ट बना करके उसको ठीक करके अपने बिजनेस को रीएस्टेब्लिश करके अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आज भारत में यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई है, अब रह गई है कि हम भारत को कितनी जल्दी सशक्त बनाएं। उसके लिए हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस हाउस को यह सोचना पड़ेगा कि व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन। मैं अपने लिए पैसा कमा रहा हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने राष्ट्र निर्माण में कितना सहयोग दे रहा हूं और उस राष्ट्र निर्माण में मैं एक प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल कल्चर डेवलप करके और कितना बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमें लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लिखेंगे तो हम आपके लिए फिर कोई नया विषय लेकर के या तो आपके साथ क्लैरिटी करेंगे या आपकी समस्या के भागीदार बन के उनको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।